हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और पॉइंट डिफेक्ट्स में हमने स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा जो कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर मिलते हैं। और नॉन आयनिक सॉलिड्स में इन्हीं के जैसे ही जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट्स कहते हैं। अब हम सेकेंड टाइप के डिफेक्ट्स करेंगे एंड दे आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स जैसा कि नाम से ही इनके पता चल रहा है कि जो हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनके साथ साथ कुछ फॉरेन एटम्स भी आ जाते हैं, फॉरेन आयंस भी आ जाते हैं जो कि उसके अंदर नहीं होने चाहिए थे, तो वो इम्प्योरिटी का काम करेंगे और उनके कारण जो डिफेक्ट होगा दैट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ डन, अगर हम सोडियम क्लोराइड को उसके सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो मान लो कि जो उसका सॉल्यूशन था उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम क्लोराइड तो होगा ही क्योंकि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो सोडियम की, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आयंस तो सेम है, क्लोराइड क्लोराइड, डिफरेंस किस में है? डिफरेंस है सोडियम आयन और स्ट्रोंशियम आयन, दोनों ही पॉजिटिव आयंस हैं, ये इसमें डिफरेंस है। तो क्या होगा कि कुछ प्लेसेस पर सोडियम को स्ट्रोंशियम रिप्लेस कर देगा। क्रिस्टल साइट में जैसे ये सोडियम आयन है, हमें पता है कि क्लोराइड आयन के साथ सोडियम आयन होगा, लेकिन किसी किसी जगह पर सोडियम आयन की जगह कौन ले लेता है? स्ट्रोंशियम आयन ले लेता है। अगर स्ट्रोंशियम आयन ऐसे ही कई सारी जगह ले लेगा सोडियम आयन की, तो उस क्रिस्टल में क्या होगा? उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा और उससे जो हमारा क्रिस्टल है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस प्रॉब्लम को ये प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व हो जाती है कि अगर एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड हुआ है, स्ट्रोंशियम पर चार्ज है 2 पॉजिटिव और जबकि सोडियम पर है 1 पॉजिटिव, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड होता है, तो उसकी जगह पर 2 सोडियम आयन जो हैं वो वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं। एक वैकेंसी में स्ट्रोंशियम आयन आ गया और दूसरी वैकेंसी ऐसे ही रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या हुआ कि अगर एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड हुआ है तो उसके साथ ही एक कैटायनिक वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई। और ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से, एंड सो दीज डिफेक्ट्स आर नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में फॉरेन एटम, फॉरेन मेटल आयन रिप्लेसिस ओरिजिनल मेटल आयन। जो हमारा ओरिजिनल मेटल आयन था उसको किसने रिप्लेस कर दिया? फॉरेन मेटल आयन ने। इससे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि अगर एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड होता है तो उसकी जगह पर उसको उसके 2 पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट करने के लिए 2 सोडियम आयन वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और कितनी कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होती हैं? नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू, अगर एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड हुआ है तो एक कैटायनिक वैकेंसी है, और अगर 2 होंगे तो 2 सोडियम आयन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, है ना। तो जो कैटायनिक वैकेंसीज हैं वो कितनी होंगी? जितने स्ट्रोंशियम आयन से ऐड हुए हैं। इसी में हम एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटी किसकी है? उसके अंदर कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ऐसे ही एक और एग्जांपल भी है इसी में ही, जैसे हमने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन के टाइम उसके अंदर थोड़ा सा सोल्यूशन में क्या है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो वो भी सेम टाइप का इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट करेगा। अब हम थर्ड टाइप के जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, हमने पढ़ा स्टोशियोमेटिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नॉन स्टोशियोमेटिक डिफेक्ट। तो मैंने आपको स्टोशियोमेटिक डिफेक्ट्स में भी बताया था कि स्टोशियोमेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो सेम होता है जो कि रेशो होती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है
है ना। इसके अंदर जो इसका क्रिस्टल होगा उसका फॉर्मूला हमें क्या दिख रहा है, फॉर्मूला हमें दिख रहा है कि सोडियम और क्लोराइड में 1:1 है, और एक्चुअली क्रिस्टल के अंदर भी इनकी रेशो जो है वो 1:1 ही है। लेकिन नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो एक्चुअल रेशो है वो हम फॉर्मूला में तो नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। जो आयरन ऑक्साइड है ना, नॉर्मली जो इसके अंदर आयरन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो 0.95:1 इस तरह से होती है। मतलब 9 जो आयरन है वो 0.93 to 0.96 तक हो सकता है, और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं 1। तो ये मैंने एक रेशो ये लिख दी, लेकिन फॉर्मूला हमें क्या दिख रहा है, फॉर्मूला हमें दिखा रहा है 1:1। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में ये है कि जो रेशो है कैटायंस और एनायंस की वो इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल नंबर नहीं है। और फॉर्मूले में तो हम इंटीग्रल नंबर ही दिखाते हैं, हम ऐसे तो नहीं दिखाते 0.95। ये तो हम नहीं लिख सकते ना कि आयरन 0.95 ऑक्सीजन, ये तो हम नहीं लिखते हैं इसमें, हमेशा हम फॉर्मूला इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम पढ़ेंगे। अब ये जो डिफेक्ट्स हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में 2 कारण से होते हैं, और वो दो रीजंस हैं वो हैं, एक तो मेटल एक्सेस और दूसरा जो है वो है मेटल डेफिशिएंसी। या तो मेटल एक्सेस हो जाती है या मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब मेटल एक्सेस जो है वो कैसे हो सकती है, मेटल एक्सेस जो है, मेटल एक्सेस भी 2 तरीके से हो सकती है, मेटल डेफिशिएंसी भी 2 तरह से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मेटल एक्सेस जो है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 कारण से होता है। या तो मेटल एक्स्ट्रा मेटल आयंस आ गई हैं उसके अंदर, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा कैटायंस है, या फिर एनायनिक वैकेंसीज हैं। रीज़न क्या है मेटल एक्सेस का, आइदर एक्स्ट्रा कैटायंस, या तो कैटायंस एक्स्ट्रा हो गए तो मेटल अपने आप से ज़्यादा हो गई, या एनायंस अगर कम हो गए तो भी मेटल ज़्यादा हो जाएगी। मान लो आपकी क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो 1:1 है, तो अगर हम कह रहे हैं कि बॉयज़ का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो बॉयज़ का नंबर कैसे ज़्यादा हो सकता है, या तो और बॉयज़ क्लास में ऐड हो जाए, या फिर जो गर्ल्स पहले से प्रेजेंट थी उनमें से कुछ गर्ल्स को वहाँ से निकाल दिया जाए। 2 ही तरह से हो सकता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर मेटल एक्सेस जो है वो या तो होगी एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस के कारण या फिर एनायनिक वैकेंसी के कारण। तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहले हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ते हैं, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। ठीक है, एनायनिक वैकेंसी के कारण। अब इसको हम एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं कि जो एल्कली हैलाइड्स हैं उनके अंदर ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली उनके अंदर ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है, अगर उसको एक्सेस ऑफ सोडियम में हीट किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, ठीक है, सोडियम वेपर्स हैं, उनके अंदर सोडियम क्लोराइड रखा जाता है और उसको हीट किया जाता है अगर, तो क्या होता है कि जैसे ये हमारा मान लो सोडियम क्लोराइड का कोई भी एक क्रिस्टल है, ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का हमने एक पार्ट ले लिया और यहाँ हम इसको सोडियम के वेपर्स में हीट कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ बीइंग हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। तो क्या होता है कि सोडियम वेपर्स बाहर होने के कारण जो क्लोराइड आयंस है, कुछ क्लोराइड आयंस जो हैं वो अपनी साइड को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, सरफेस पर आकर वो सोडियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब जब वो सरफेस पर आते हैं, क्लोराइड आयन बाहर आ गया, ठीक है, लेकिन क्लोराइड आयन सोडियम के साथ कब मिलेगा, जब ये सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा,
आयनिक सॉलिड में क्या होता है, सोडियम आयन क्लोराइड एंड मेक द आयनिक सॉलिड, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम बाहर थे, सोडियम वेपर्स जो थे, जो सोडियम वेपर थे वो सोडियम, एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सोडियम आयन बन जाएगा, और अब ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअल में कि बाहर सोडियम वेपर्स की, सोडियम एटम्स की एक्सेस होने के कारण कुछ क्लोराइड आयंस अपनी साइड को छोड़ देते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं। सरफेस पर जब वो आते हैं तो सोडियम एटम्स इलेक्ट्रॉन छोड़कर सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस सोडियम आयन रिएक्ट विद या बॉन्ड्स विद क्लोराइड आयन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब क्या हुआ, क्लोराइड तो छोड़कर बाहर चला गया, लेकिन अंदर क्या हो गया, अंदर उसकी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, और यहाँ क्लोराइड आयन एंड यहाँ सोडियम आयन, है ना। यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, सोडियम क्लोराइड बन गया। लेकिन सोडियम क्लोराइड के साथ साथ क्या बचा था, एक इलेक्ट्रॉन भी था। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है क्रिस्टल के अंदर, और ये जो साइट क्रिएट हुई थी क्लोराइड आयन की वैकेंसी के कारण, उस जगह को ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और यहाँ इस सेंटर को, जो ये जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन आ गया है, उसे हम बोलते हैं एफ सेंटर। अब ये कैसा हो गया, सोडियम आयन जो क्लोराइड आयन गया था उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एंड दिस पोजीशन या दिस प्लेस is termed as F center. F means Farbenzentor, जो कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है कलर सेंटर। तो हम इसको F सेंटर क्यों नाम दिया गया, कलर सेंटर इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं वो होने तो चाहिए थे वाइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अगर प्योर सोडियम क्लोराइड होता जिसमें कि कोई डिफेक्ट नहीं होता, वो वाइट होता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर मेक इट येलो कलर्ड। थोड़ा थोड़ा ये येलो कलर का हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाते हैं जब इन पर लाइट पड़ती है। तो लाइट पड़ने के कारण ये एक्साइट होकर अपर लेवल में चले जाते हैं, और जब वो उस एनर्जी को लीव करते हैं तो वो कलर शो होता है, जितना अमाउंट उन्होंने एनर्जी का लीव किया उसके अकॉर्डिंग। जैसा कि आप 11th में आपने केमिकल बॉन्डिंग जो जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसमें आपने इससे रिलेटेड पढ़ा होगा ज़रूर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट पड़ने पर या हीट मिलने पर एक्साइट हो जाते हैं, और उसके कारण कलर आता है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स का येलो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जब हम एल्कली हैलाइड्स की बात करें तो जो पोटेशियम क्लोराइड है उसमें अगर एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है, इस टाइप से एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं और मेटल एक्सेस हो जाती है, तो उसका कलर है पर्पल। ठीक है, और लिथियम क्लोराइड जो है उसका है पिंक। ठीक है, पर्पल और वायलेट। ठीक है, ये जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, दैट इज़ ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। एक्स्ट्रा कैटायंस के कारण, पहले एनायनिक वैकेंसी के कारण था, अब एक्स्ट्रा कैटायन के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जो है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, वाइट कलर का सॉलिड है, वाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं इसके। जब इसको हीट किया जाता है जिंक ऑक्साइड को, तो ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल जाती है। ऑक्सीजन गैस लीव द कंपाउंड, मतलब हीटिंग करने पर यह डिकम्पोज हो जाता है, और ऑक्सीजन साथ में जिंक आयंस, और जिंक आयन के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन के कारण आए थे, तो इसको हम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन के बनने के कारण है यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसमें क्या होगा कि जो गैस है वो तो चली जाएगी, क्या रह जाएगा, जिंक आयंस रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। जो हमारा क्रिस्टल था, ये जिंक आयंस उस क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे। जिंक आयंस, जो एक्स्ट्रा जिंक आयंस ये हो गए, दे ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। अब जिंक आयंस तो इंटरस्टिशियल साइट पर चले गए, क्योंकि जो कैटायनिक साइट्स थी वो ऑलरेडी फिल्ड हैं।
लेकिन जो जिंक आयंस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए ऑक्सीजन के चले जाने के कारण, वो इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाएंगे। और साथ ही साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये भी तो कहीं जाएंगे, दे ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स। एनाइनिक साइट्स भी कोई वैकेंट नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉन को भी कोई जगह चाहिए, तो ये कहाँ जाएंगे, ये भी इंटरस्टिशियल साइट पर ही जाएंगे। जो जिंक आयंस के आसपास की साइड्स होंगी वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया कि जो जिंक आयंस थे उनकी एक्सेस हो गई। उनकी एक्सेस क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर ली। ओके, हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट कर लिया। अब हम करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट है ना, ये किस में मिलता है, ये मिलता है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, आप जानते हैं ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल एटम्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या स्पेशलिटी होती है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आपने देखा कि जो सोडियम आयन है, सोडियम है वो सिर्फ सोडियम आयन एक ही आपने हमेशा इसकी देखी है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैल्शियम की हमेशा 2 पॉजिटिव है, क्लोराइड की हमेशा 1 नेगेटिव है, फ्लोराइड की हमेशा 1 नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन जो ये ट्रांजिशन मेटल एटम्स है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल है आयरन है, आयरन Fe2 पॉजिटिव में भी मिलता है, Fe3 पॉजिटिव में भी मिलता है। क्रोमियम है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में भी आपको मिलेगा, क्रोमियम 6 पॉजिटिव में भी मिलता है। इसी तरह से ही कॉपर है, कॉपर 1 पॉजिटिव भी है और कॉपर 2 पॉजिटिव भी है। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं मोस्टली सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो शो कर सकते हैं। तो इसी कारण से जब इनके क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं, जब इनके कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स बनते हैं, तो वहाँ पर मान लो कि हमारा जो क्रिस्टल है फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं आयरन ऑक्साइड का, और इस क्रिस्टल के अंदर कौन से आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसकी 2 पॉजिटिव, लेकिन किसी किसी जगह पर क्या होता है कि 2 पॉजिटिव की जगह पर 3 पॉजिटिव आ जाता है। अगर हम इसके क्रिस्टल का एक पार्ट बनाएं और उस क्रिस्टल में आयरन 2 पॉजिटिव की जगह पर किसी जगह पर आयरन 3 पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या होगा, तो उसके आने से जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उस क्रिस्टल की बनी रहती है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आप देखो कि अगर 2 आयरन 2 पॉजिटिव ऐड, आयरन 3 पॉजिटिव ऐड होते हैं, अगर 2 आयरन 3 पॉजिटिव ऐड हो गए, मान लो, दो आयरन 3 पॉजिटिव के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया 6, तो इस 6 पॉजिटिव चार्ज को इक्वल करने के लिए कितने 2 पॉजिटिव आयंस चाहिए होंगे, 3 आयरन 2 पॉजिटिव आयंस चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि इनके ऊपर भी टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +6, और 2 पर भी। तो 2 आयरन 3 पॉजिटिव चार्ज फेरिक आयंस अगर आ जाते हैं, तो उनकी जगह पर 3 आयरन 2 पॉजिटिव यानी कि फेरस आयंस की वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो वैकेंसीज तो वैकेंसीज सारी की सारी वैकेंसीज नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि 2 जगह पर तो आयरन 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर आयरन 2 पॉजिटिव ने आना था ना, तो 2 जगह तो इसने ले ली। तो एक जगह कहाँ, एक जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी आयरन 2 पॉजिटिव की, जैसे कि मान लो यहाँ पर आयरन 2 पॉजिटिव की वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, इक्वल हो गया ना। अब 3 आयरन 2 पॉजिटिव फेरस आयंस चले गए, उनकी जगह पर 2 जगह तो आयरन 3 पॉजिटिव आयंस आ गए और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ऐसा, क्योंकि क्रिस्टल में तो बहुत सारे आयरन मेटल आयंस हैं और साथ ही साथ ऑक्साइड आयंस हैं, तो ये जो क्रिस्टल बनेगा इसमें मेटल
आयंस और जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी रेशो इंटीजर में नहीं होगी, इंटीग्रल रेशो शो नहीं करेंगे, इसलिए इनके इस टाइप के जो डिफेक्ट्स वाले क्रिस्टल्स हैं या इस टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हम दिखा रहे हैं आयरन ऑक्साइड का ये, जिसमें रेशो है 1:1, लेकिन एक्चुअल में जो रेशो है आयरन का जो अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 0.93 to 0.96 के बीच में होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो रेशो है वो 1:1 नहीं है, जैसा कि हम फॉर्मूले से शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो कि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स ज़्यादा शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो पॉइंट डिफेक्ट्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। जो आप इसको अच्छे से करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है नॉन स्टोशियोमेट्रिक या इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, तो आप फिर से पूछ सकते हो।